जब पद्मावत फिल्म आई थी तब कई लोगों ने चर्चा में बने रहने के लिए रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को ही खारिज कर दिया था और इन्हें मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना बता दिया। इन लोगों का कहना था कि रानी पद्मिनी का जिक्र सर्वप्रथम जायसी ने ही 1540 ईस्वी में किया था। यह भी कहा गया कि चित्तौड़ में मौजूद रानी पद्मिनी के महल ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन आज हम आपके सामने ऐसे प्रमाण रखेंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि रानी पद्मिनी केवल जायसी की कल्पना मात्र नहीं थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में चित्तौड़ को शरीर, रावल रतन सिंह को हृदय, रानी पद्मिनी को बुद्धि और अलाउद्दीन खिलजी को माया की उपमा दी है। जो लोग ये मानते हैं कि रानी पद्मिनी का जिक्र पहली बार मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में किया है, उन्हें पद्मावत पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जायसी ने स्पष्ट लिखा है कि उसने रानी पद्मिनी की यह कथा बेन नामक कवि से सुनी है। इसका अर्थ यह है कि जायसी से पहले भी रानी पद्मिनी का जिक्र हुआ था। सम्यक्त्व कौमुदी ग्रंथ चित्तौड़गढ़ के पहले जौहर के मात्र 62 वर्ष बाद लिखा गया था। इस ग्रंथ के लेखक तिलक सूरी थे। इस ग्रंथ में राघव चेतन का वर्णन मिलता है। चित्ताई चरित ग्रंथ जायसी की पद्मावत से पहले लिखा गया था। इस ग्रंथ की रचना राजा सलहदी के शासनकाल में 1526 ईस्वी में हुई थी। इस ग्रंथ में रानी पद्मिनी का स्पष्ट वर्णन है, जो कि इस बात पर मुहर लगा देता है कि रानी पद्मिनी मात्र जायसी की कल्पना नहीं है। इस ग्रंथ में प्रसंगवश अलाउद्दीन व राघव चेतन की वार्ता लिखी गई है, जिसमें अलाउद्दीन राघव चेतन से कहता है कि मैंने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बारे में सुना, उसे पाने का प्रयास किया, रतन सिंह को बंदी भी बनाया, परंतु गोरा बादल उसे छुड़ा ले गए। खरतर गच्छ पट्टावली ग्रंथ चित्तौड़ के प्रथम जौहर के कुछ वर्ष बाद ही लिखा गया था। इस ग्रंथ में राघव चेतन का वर्णन है। इसमें लिखा है कि राघव चेतन जैन आचार्य जैन प्रभु सूरी का समकालीन था और दिल्ली में रहा करता था। यह तंत्र विद्या में पारंगत था। इसने 64 योगिनियों की साधना कर रखी थी। यह दुष्ट स्वभाव का था। राघव चेतन की ऐतिहासिकता और उसके स्वभाव को जानने के लिए यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। कांगड़ के राजा संसार चंद्र की प्रशस्ति में भी राघव चेतन का उल्लेख है। फ्रांसीसी यात्री मनुची ने अपनी पुस्तक स्टीरियो डी मैगोर में रानी पद्मिनी का उल्लेख किया है। पद्मावत को आधार मानकर अकबर के समय हाजी उद्दवीर ने जफरुल वली नामक पुस्तक लिखी। इसी तरह पद्मावत को आधार मानकर जहांगीर के समय मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने गुलशन इब्राहिमी नामक पुस्तक लिखी। 1879 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जीर्णोद्धार करवाने के उद्देश्य से पधारे, जहां उन्होंने महारानी पद्मिनी के महल की मरम्मत करवाई। महारानी पद्मिनी के महल निश्चित रूप से खंडहर हो गए होंगे, जिन्हें महाराणा सज्जन सिंह ने दुरुस्त करवाया, और इसी कारण ये महल 150 वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। रानी पद्मिनी के महलों का वर्णन मध्यकाल की पुस्तकों में भी हुआ है। अमर काव्य ग्रंथ में लिखा है कि मालवा के सुल्तान को कुछ समय के लिए रानी पद्मिनी के महल में बंदी बनाकर रखा गया था। मध्यकाल में प्रचलित गीतों में यह उल्लेख मिलता है कि जब महाराणा उदय सिंह की पुत्री का विवाह बीकानेर के महाराजा राय सिंह राठौड़ से हो रहा था, तब महाराजा राय सिंह ने रानी पद्मिनी के महलों की प्रत्येक सीढ़ी पर दान किया था। खिलजियों के इतिहास में समकालीन लेखकों ने रावल रतन सिंह को बंदी बनाने व रावल रतन सिंह के कैद से छूटने का उल्लेख किया है। हालांकि इन लेखकों ने गोरा बादल का वर्णन नहीं किया, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो उनकी बड़ी बदनामी होती। लेकिन विचार करना चाहिए कि खिलजियों की हजारों की सेना के बीच रावल रतन सिंह अकेले कैद से फरार हो जाए, यह संभव नहीं। इन प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि रानी पद्मिनी, रावल रतन सिंह व राघव चेतन
ऐतिहासिक रूप से संबंधित थे, ना कि किसी की कल्पना से। बस ये कहना भूल होगी कि अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी के कारण ही चित्तौड़ पर हमला किया। रानी पद्मिनी के अलावा भी कुछ कारण थे जिनकी वजह से अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, क्योंकि रावल रतन सिंह के पिता रावल समर सिंह ने खिलजियों की सेना से जुर्माना वसूल किया था। इसके अलावा चित्तौड़ का सामरिक महत्व और बढ़ती ख्याति भी अलाउद्दीन के आक्रमण का प्रमुख कारण था।